हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गरीब कुमार यादव। मेरे यूट्यूब चैनल समर्पित क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से हम नए क्लास की शुरुआत कर रहे हैं, नए सब्जेक्ट की, और वो है हिंदी। हिंदी जो है बहुत सारे एग्जाम में जो पूछा जाता है। CGPSC, CG व्यापम और अभी सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम होने वाले हैं। हॉस्टल वार्डन, पटवारी की परीक्षा, सारे एग्जाम में जो है आपको हिंदी के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो सारे परीक्षाओं में जो है आपके काम आने वाले हैं। आप यहाँ से आके जो है पढ़ सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क है। तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने देखा था हिस्ट्री के कुछ क्लास मैंने करवाए थे, तो वो भी निरंतर रहेंगे और ये भी आता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी। हिंदी में हम लोग आज सबसे पहले जानेंगे वर्ण व्यवस्था के संबंध में। इससे पहले भी कुछ तथ्य हैं, उनको बताने चाहिए थे, पर एग्जाम के अकॉर्डिंग मैं सीधे वर्ण व्यवस्था में आया हूँ, क्योंकि यहाँ से जो है बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में सबसे पहले देखते हैं हम वर्ण के संबंध में। तो वर्ण जानने से पहले हम बात करते हैं ध्वनियों की। जब हम कुछ बोलते हैं या सुनते हैं तो उनमें जो है ध्वनियां होती हैं, है ना। बोलते हैं, जैसे हम मैं अभी भी आवाज निकाल रहा हूं, तो उसमें जो है ध्वनियां आपको सुनाई दे रही होंगी। तो जो ध्वनियां हैं, वही ध्वनियों को अगर हम वर्णों में पिरोएं या कह सकते हैं उनको संकेत दें, तो वही संकेत जो है कहलाते हैं वर्ण, है ना। क्या कहलाते हैं? वर्ण। और वही वर्ण आगे चलकर जो है शब्द में तब्दील हो जाता है, या कह सकते हैं कि जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो बन जाता है शब्द, है ना। और शब्द जो है वही कहलाएगा जिसका एक सार्थक अर्थ होता है ना। सार्थक अर्थ जिसका होता है वही कहलाएगा आपका शब्द। और शब्द से बनते हैं क्या? पद। और पद से बनते हैं वाक्य, है ना। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो ध्वनि होती है, जबकि उसकी बड़ी इकाई होती है वाक्य। तो ध्वनि से वर्ण बनते हैं, वर्ण से शब्द, और शब्द से पद, पद से वाक्य। ठीक है, तो आगे चले देखते हैं वर्ण। तो ध्वनियों को जब हम प्रतीक चिन्ह दे देते हैं तो बनता है वर्ण, है ना। या यूं कहें कि देवनागरी लिपि के माध्यम से हम जो है क्या करते हैं, ध्वनियों को पिरोते हैं हिंदी भाषा के लिए। वैसे ही बहुत सारे भाषा हैं, जैसे कि अंग्रेजी के लिए रोमन लिपि का प्रयोग किया जाता है, और हमारे यहाँ हिंदी के लिए जो है उपयोग किया जाता है देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि में हम हिंदी भाषा के जो संकेत हैं उनको हम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे वर्ण के संबंध में। तो वर्ण जो है उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके न खंड किए जा सकते हैं और न ही टुकड़े किए जा सकते हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पे एग्जांपल के रूप में जो है देख सकते हैं, जैसे राम को हम लोग जो है यहाँ पे 4 खंडों में विभक्त कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा खंडों में आप इसको विभक्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अगर हम बात करें राम शब्द की, तो राम शब्द में 2 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? 2। लेकिन इसमें वर्ण हैं 4। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ण जो है कितने हैं? 4। तो आपको कभी कभी ऐसा एग्जाम में भी निकालने के लिए पूछा जाता है कि निम्नलिखित शब्द को जो है आप खंड करिए उसका, और उसका जो है ऑप्शन जो है दे दिया गया होता है। तो इस तरीके से आप जो है एक एक खंड करके आप निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, ना तो जिसका खंड किया जा सकता है और ना ही टुकड़े किए जा सकते हैं, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वर्णमाला की। वर्णमाला यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो वर्णमाला, ये जो वर्णमाला है, वर्णमाला हम किसे कहेंगे? तो वर्णों को जब हम क्रमिक रूप से व्यवस्थित कर देते हैं तब वो जो है कहलाता है वर्णमाला, है ना। अगर हम हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा में वर्णमाला की कुल संख्या है 52, है ना। वर्णमाला की कुल संख्या है 52। इन 52 वर्णों को भी कई यहाँ पे भागों में वर्गीकृत किया गया है। आप देख सकते हैं स्वर, अयोगवा, व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, द्विगुण व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। इन सभी को मिला करके कुल जो वर्ण होता है वो कितना होता है?
52 वर्ण होते हैं, है ना। तो चलिए एक एक उनके भागों की जो है बात करते हैं। तो सबसे पहला आता है क्या, स्वर। तो स्वर जो है कितने होते हैं, सबसे पहली बात आती है ना। तो स्वर यहाँ पर आप देख सकते हैं अ, आ, ई, उ बड़ा उ, री, ए बड़ा बड़े ए, ओ और औ, है ना। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा क्या, कितना, 11 स्वर आपको मिलेंगे, 11 स्वर। लेकिन जनरली हम परंपरागत आधार पर हम इसको देखें तो परंपरागत आधार पे अ, अम और अह इसको भी जो है शामिल कर देते हैं, परंतु अगर मूल स्वर अगर कहें तो मूल स्वरों की संख्या होती है 11, है ना। ये जो दो आप देखते हैं, ये दो जो है क्या है, अयोगवाह है। क्या है, अयोगवाह। अयोगवाह हम इसको जो है क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ना तो स्वर के साथ और ना ही व्यंजन के साथ इनका जाति योग होता है। स्वर और व्यंजन किसी के साथ भी इसका जाति योग नहीं है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, रंग, र जो है आपका व्यंजन, और मैं यहाँ पे कहूं अंग, तो अंग में अ जो है आपका क्या, स्वर। ना तो ये स्वर के साथ जा रहा है और न ही व्यंजन के साथ, ये दोनों के साथ ही चले जा रहा है या उसमें शामिल हो जा रहे हैं, कह सकते हैं। ठीक, तो इसीलिए इसको जो है क्या कहा जाता है, अयोगवाह, है ना। अयोग कहा जाता है, ये किसी के साथ भी इसका जाति योग नहीं है, दोनों के साथ ही शामिल हो जाते हैं। ठीक, तो इसको वाह जो है कैसे कहेंगे फिर, तो ये जो है इसके सार्थक शब्द जो है निकलते हैं, है ना। ये तो अपना अर्थ तो देता ही है, तो चूंकि वो अपना अर्थ दे रहा है रंग और अंग के रूप में, इसीलिए जो है इसको कह दिया जाता है अयोगवाह, अपने अर्थों का सही ढंग से निर्वाह करना, है ना, यही कहलाता है अयोगवाह। अयोगवाह में भी दो अयोगवाह, इसको अम को जो है कहते हैं अनुस्वार और अह होता है विसर्ग। अगर मैं इसके उच्चारण स्थान की बात करूं अम की, तो अम का जो उच्चारण स्थान है वो होता है नाक से, है ना। इसका उच्चारण स्थान जो है कहां से होता है, नाक से। यहाँ पे मैंने लिख दिया है अनुस्वार का उच्चारण स्थान है नाक और विसर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ, है ना। इन दोनों का उच्चारण स्थान आपको यहाँ पे लिख दिया गया है, इसको आप देख के लिख सकते हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पे स्वर में हम लोग जो है बात करते हैं सबसे पहले, है ना। तो अयोगवाह को आप लिख लेंगे, उसके बाद जो है चलते हैं स्वर में, है ना। मेरे को पहले इसको बताना चाहिए था पर मैंने आपको पहले इसको बता दिया अयोगवाह को। तो चलिए स्वर, स्वर हम किसे कहेंगे, तो स्वर जो है स्वतंत्र वर्ण होते हैं, है ना। वो ना तो किसी के सहारे जो है उच्चारण किए जाते हैं, है ना, वो स्वयं से ही उच्चारित होते हैं, कह सकते हैं। स्वर जो है स्वतंत्र होते हैं, इसके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे कि व्यंजन की अगर हम बात करें तो मैं बाद में बताऊंगा कि व्यंजन जो है किस तरह से उच्चारित होते हैं, पहले बस अंतर करने के लिए जो है जान लीजिए, स्वर के उच्चारण के लिए किसी वर्ण की और वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि व्यंजन के लिए स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है ना। तो यहां पर आप देखिए, यहाँ पे ये स्वतंत्र हैं और उच्चारण के लिए किसी और पे निर्भर नहीं रहना पड़ता। ये दो फैक्ट आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं, आपको मेंस लिखने में भी आपको यहाँ पे काम आ सकता है। ठीक है, तो आगे चलिए। उच्चारण के आधार पर स्वरों को दो भागों में जो है बांटा गया है, एक ह्रस्व या लघु स्वर कहते हैं और दूसरा है गुरु या दीर्घ स्वर कहते हैं। आपको विनय कुमार पाठक की पुस्तक में 3 भाग में जो है दिखाई देगा, एक प्लुत स्वर भी जो है जोड़ दिया गया है, लेकिन हिंदी में सिर्फ और सिर्फ 2 जो है प्रकार होते हैं, कह सकते हैं उच्चारण के आधार पर स्वर के, है ना। वो जो है संस्कृत में होता है प्लुत स्वर, और ये आंसर भी लिया जा चुका है कि स्वर के सिर्फ 2 भेद होते हैं, है ना, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ह्रस्व स्वर या लघु स्वर, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर किसे कहेंगे हम, तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में जो है कम समय लगता है उसे जो है कहते हैं क्या, हम लघु स्वर या ह्रस्व स्वर जो है कहते हैं। क्या होता है कि जिनके उच्चारण के लिए समय कम लगता है ना, जिनके उच्चारण के लिए कम समय लगता है वो कहलाता है ह्रस्व स्वर या लघु स्वर। जैसे कि ह्रस्व स्वर की संख्या या लघु स्वर की संख्या कह सकते हैं सिर्फ 4 है वर्णमाला में। कौन कौन से,
अ, ई, उ और री, ये सिर्फ 4 जो है ह्रस्व स्वर या लघु स्वर है। वही इसके जस्ट उलट कि ह्रस्व स्वर या लघु स्वर की तुलना में इसके लिए उच्चारण का जो समय है वो दुगुना लगता है ना। समय जो है कैसा लगता है, दुगुना जो है लगता है इसके उच्चारण के लिए। इसे जो है तब यह कहलाता है क्या, गुरु स्वर या दीर्घ स्वर जो है कहलाता है। ठीक है, तो गुरु स्वर या दीर्घ स्वर जो है इसे कहते हैं। तो देखते हैं कि कितनी है इसकी संख्या। तो इसकी संख्या, कुल संख्या है 7, है ना। कौन कौन सी संख्याएं हैं, आ, ई, उ, ए, ओ और आ, ये 7 संख्याएं हैं गुरु या दीर्घ स्वर की संख्या। ठीक है, ये तो हो गई क्या, उच्चारण के आधार पर, है ना। आगे जो है चलते हैं किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, है ना, उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर जो है 2 भाग जो है बताए गए हैं या 2 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से, एक मूल स्वर और दूसरा है संधि स्वर। संधि कहने का मतलब है जिसे जोड़ के जो है बनाया गया हो। ठीक है, जोड़ करके बनाया गया हो, संधि करके जो है बनाया गया हो। ठीक है, मूल स्वर की बात करते हैं। चलिए इस मूल स्वर में, मूल स्वर जो है कहने का मतलब ये है कि ऐसे स्वर जो दूसरे स्वरों के मेल से जो है नहीं बने हो, है ना, जो स्वतंत्र हो, दूसरे स्वरों के मेल से न बने हो, वो कहलाते हैं क्या, आपका मूल स्वर, है ना। जैसे कि इसकी संख्या भी जो है 4 है, यहाँ पर भी देखे थे ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है। आपको विनय कुमार पाठक की पुस्तक में आपको ये सब चीज देखने को मिल जाएगा। तो अ, ई, उ और री, ये 4 जो है, 4 वर्ण जो है क्या, आपके मूल स्वर। इसमें दूसरे स्वरों के मेल से ये नहीं बने होते हैं, है ना। अगर हम बात करें संधि स्वर की, तो संधि स्वर को भी पुनः 2 भागों में जो है बांटा गया है। कौन कौन से, एक संयुक्त स्वर होता है और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। तो संयुक्त स्वर और दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर के अंतर्गत हम देखें तो संयुक्त स्वर में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। संयुक्त स्वर किसी 2 स्वरों के मेल से जो है नहीं बनता है, बल्कि दूसरे स्वरों के मेल से बनता है। यही गलती मैंने करके आया था 2019 के मेंस एग्जाम में, और मैंने जो आरटीआई कॉपी को देखा तो उसमें जो है ये गलती जो है देखने को मेरे को मिली। तो 2 स्वरों के मेल से जो है नहीं बनता है, बल्कि स्वर किसी दूसरे स्वर के मेल से जो है जब बनता है तब उसे जो है कहते हैं क्या, संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर में आप देख सकते हैं कौन कौन से संयुक्त स्वर हैं। तो सिर्फ और सिर्फ 4 संयुक्त स्वर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाले ए, ओ और औ, ये 4 जो है आपके क्या, संयुक्त स्वर। तो ए जो है किस किस से मिलकर बना है, अ और ई से। ए जो है मिलकर बना है आ और ए से, वहीं ओ मिलकर बना है अ और उ से, और आ मिलकर बना है आ और ओ से, है ना। तो ये जो 4 हैं वो संयुक्त स्वर कहलाते हैं। वहीं दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर जब कोई स्वर अपने दूसरे जातीय स्वर से जो है मिलकर के जो है क्या करते हैं, मिलकर कोई दूसरा जो है कह सकते हैं एक बड़ा, है ना। जब स्वर आपस में मिलकर के जो है बड़ा स्वर जब बनाते हैं तो उसे जो है कहते हैं दीर्घ स्वर जो है कह देते हैं, है ना। जैसे कि अ और आ, है ना, अ और आ जो है मिलकर के बड़ा आ बना रहे हैं, वही ई और ई मिलकर के जो है बड़ा ई बना रहे हैं, वही उ और उ मिलकर के बड़ा। तो इनकी जो संख्या है, दीर्घ स्वर की जो संख्या है, वो दीर्घ स्वर की संख्या जो है क्या है, सिर्फ और सिर्फ 3 है। हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कितना है, 4, और यहाँ पर 3। ठीक, तो कभी कभी परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है कि इनकी संख्या जो है कितनी है, और हरगिज करके व्यापक के एग्जाम में ये सवाल जो है हमेशा पूछे जाते हैं। और मेंस के एग्जाम में, सीजीपीएससी के एग्जाम में आपको इसको डिफाइन करने के लिए जो है बोल देगा, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, संयुक्त स्वर जो है किसे कहते हैं, संधि स्वर क्या होता है, यहाँ पे मूल स्वर जो है क्या होते हैं। तो इस तरह के मेंस में जो है सवाल पूछे जाते हैं। प्री में भी यहाँ से 1-2 जो है सवाल बन जाते हैं। तो चलिए इसके आगे जो है देखते हैं, मैंने स्वर बता दिया, अयोगवाह बता दिया, अब चलते हैं व्यंजन में। तो व्यंजन जो है क्या होते हैं, तो व्यंजन ऐसे वर्ण, है ना, जो स्वरों के सहायता से उच्चारित होते हैं, उसे जो है क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ये स्वतंत्र नहीं होते, है ना।
अगर हम बात करें व्यंजनों की, तो व्यंजन जो है मूल व्यंजन कह सकते हैं, मूल व्यंजनों की संख्या है 35। कितनी है? 35। अभी हाल ही के एग्जाम में जितने भी पूछा गया है उसमें जो है 33 को आंसर लिया गया है, लेकिन हाल ही में 2019 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय जो है वो स्वरों की संख्या को 35 जो है बताया है ना। तो आपको 33 + 2 यानी 35 आपको आंसर लेना पड़ेगा। तो 35 जो है व्यंजनों की संख्या है, ठीक है। उसमें भी जब हम व्यंजन को वर्गीकृत करेंगे तो बहुत सारे व्यंजन देखिए कौन कौन से, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और द्विगुण व्यंजन, ठीक है, द्विगुण व्यंजन। और एक और हो जाता है उसको जो है कहते हैं क्या? संयुक्त व्यंजन। तो आपको व्यंजन जो है कितने प्रकार के होते हैं ये भी पूछा जा सकता है। तो 4 प्रकार के आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन और चौथा द्विगुण व्यंजन। 4 तरह के यहाँ पे व्यंजन देख सकते हैं। ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ और स्र, है ना। मैं बताऊंगा आगे कि ये जो है किस तरह के होते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की जो संख्या है वो संख्या होती है कितनी? 25, है ना, 25 होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन हम किसको कहेंगे? तो स्पर्श व्यंजन में जब जीभ का और ओठ, फिर जीभ, ओठ, तालु और एक है क्या आपका? मूर्धा। ये 4 चीजें जब स्पर्श करती हैं, है ना, जीभ जब ये आपस में जो है जब स्पर्श करती हैं तब जो है बनता है क्या? स्पर्श व्यंजन, है ना। ओठ, जीभ, तालु और मूर्धा, ये 4 चीजें आपस में जब स्पर्श करती हैं तो जो है क्या बनता है? स्पर्श व्यंजन। इसकी जो संख्या है, इसकी संख्या होती है कितनी? 25। इसे जो है 5 भागों में और भी बांट सकते हैं, जैसे कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग के अंतर्गत आप देख सकते हैं तो क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग, इसका उच्चारण स्थान होता है कहां पे? कंठ में। वहीं च वर्ग आप देख सकते हैं तो च वर्ग का उच्चारण स्थान है तालु। इसमें कौन कौन से वर्ण हैं? च, छ, ज, झ, य, है ना। वहीं ट का ट, ठ, ड, ढ, ढ़ और इसका उच्चारण स्थान जो है क्या है? मूर्धा, है ना। त का उच्चारण स्थान है दंत्य, है ना, त, थ, द, ध, न इसमें आते हैं। वहीं प वर्ग के अंतर्गत प, फ, ब, भ, म इसका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। तो हम कंठ, तालु, मूर्धा, दंत हम किसको कहेंगे? तो हम जो है यहाँ पे देख सकते हैं, इस प्रकार से हम चित्र बना करके जो है देख सकते हैं, है ना। तो ये होता है क्या आपका? यहाँ पे यहाँ होता है आपका जीभ, है ना, ये होता है क्या आपका? जीभ। ये जीभ की स्पर्श से ही सारे व्यंजन का उच्चारण जो है होता है, या वर्णों का उच्चारण होता है कह सकते हैं। यहाँ पे होता है जीभ, है ना। और कंठ जो है कौन सा है? तो कंठ जो है यहाँ पे होता है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो यहाँ से जो है जब निकलती है ना उच्चारण, तो कंठ हो जाता है वो, ठीक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ये वाला भाग होता है आपका तालु, यहाँ पे तालु, है ना, तालु, ये वाला भाग जो है होता है तालु। और तालु का ऊपरी भाग वो कहलाता है आपका मूर्धा। तालु का ऊपरी भाग जो है कहलाता है मूर्धा। और दंत, जो दांत से स्पर्श जब होता है तो हो जाता है क्या? दंत। दांत के सहायता से जो है उच्चारण जो है होता है। वहीं होठ की सहायता से जब उच्चारण होता है तो उसको कह देते हैं ओष्ठ, है ना। तो इस तरीके से इसका उच्चारण स्थान यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आगे जो है चलते हैं, है ना। अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या बताई गई है 4, है ना। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या जो है क्या है? कितनी है? 4। य, र, ल और व। इसमें भी ये अंतःस्थ व्यंजन जो है इनको जो है कह दिया जाता है अर्ध स्वर, है ना। इनको जो है क्या कह दिया गया है? अर्ध स्वर जो है कह दिया जाता है। लेकिन कुछ परीक्षाओं में या फिर कुछ पुस्तक में आपको स्पेसिफाई करके दिया रहेगा कि ओनली ऑन जो है य और व को ही जो है अर्ध स्वर कह दिया जाता है ना। लेकिन आपको विनय कुमार पाठक की पुस्तक और एक और पुस्तक है
वासुदेव नंदन करके, उसमें जो है इन चारों को अर्धस्वर बताया गया है ना। वहीं ये र होता है आपका लुंठित स्वर और ल होता है आपका पार्श्विक स्वर, सॉरी पार्श्विक व्यंजन जो है कहते हैं, इसको लुंठित व्यंजन जो है कह दिया जाता है। ठीक है, तो लुंठित व्यंजन ये पार्श्विक जो है कहलाता है ल। तो आप इसको याद रखना है, अगर आपको परीक्षा में आता है तो आपको जो है अर्ध स्वर की संख्या बताओ, अगर वो पूछेगा तो आपको जो है ये चारों को बताना पड़ेगा, है ना। क्योंकि विनय कुमार पाठक के जो सरकारी पुस्तक जो है कह सकते हैं उसको, वो उसमें जो है ये बताया गया है। वहीं ऊष्म व्यंजन में स, श, स और ह जो है ये चार जो है वर्ण आते हैं, क्योंकि ये जो व्यंजन है स, श, स और ह, ये इसके उच्चारण से ऊष्मा पैदा होती है, इसीलिए जो है इसको ऊष्म व्यंजन जो है कह दिया जाता है। श, श, स और ह, ये चार इसके जो है क्या है कह सकते हैं वर्ण है, ये चार वर्ण ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। वहीं अगला है क्या द्विगुण व्यंजन, जब ढ में और ड में, इन दोनों में जब हम बिंदी लगा देते हैं तो वो बन जाता है क्या द्विगुण व्यंजन, है ना। अगर हम देखें हरदेव बाहरे के अनुसार, डॉक्टर हरदेव बाहरे जी ने जो है कहा है इनको विक्षिप्त व्यंजन, है ना, विक्षिप्त व्यंजन जो है इसको कह दिया है ना। नाम अगर लेने में अगर कोई गलती हो रही होगी तो आप उसको मैच कर सकते हैं, उसको जो है कहा है क्या विक्षिप्त व्यंजन, है ना। तो ड और ड़, ठीक, इसको जो है कह दिया गया है द्विगुण व्यंजन, ठीक है, हरदेव बाहरे के अनुसार। ठीक, तो आगे जो है चलते हैं, यहाँ पे संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 4 बताई गई है, और ये संयुक्त व्यंजन इसीलिए क्योंकि दो व्यंजन से जो है मिलकर के बने होते हैं। ये छ जो है बना होता है क और श से मिलकर के, वहीं त्र जो है बना होता है त और र से, और वहीं जो है या जो है बना होता है य और ज से, और स्र जो है बना होता है क्या श और र से, स्र, इस तरीके से। ठीक है, अगर कहीं पे त्रुटि निकलती है तो आप उसको सुधार सकते हैं, है ना, या फिर मैंने अगले वीडियो में जो है आपको समझा दूंगा कहीं पे अगर त्रुटि हुई तो, है ना। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कीजिए। हिंदी की क्लासेस जो है आती रहेंगी, है ना। तो आगामी परीक्षा के अनुसार जो है जो इम्पोर्टेंट होगा मैं उसको यहाँ पे बोर्ड में समझा दूंगा, तो आप यहाँ से जो है देख सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।